नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने मानव उत्सर्जन तंत्र इसके डायग्राम को बनाकर समझा था कि यह किस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें कौन से प्रमुख भाग होते हैं। इसके अलावा अपने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में उत्सर्जन तंत्र है, इसके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उनका निष्कासन करता है। इस तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्राशय तथा 2 मूत्रवाहिनियां तथा एक मूत्र मार्ग होता है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे किडनी यानी वृक्क। तो वृक्क आप जानते हैं इसके बारे में कि 2 होते हैं, जिसमें क्या सेम की आकृति के, और यह अपनी किडनी किशेरुक दंड के पीछे दाएं व बाएं भाग में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य है, जिसमें यूरिया है उसको अलग कर दिया जाता है, और इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ अन्य प्रकार के होते हैं उन्हें भी अलग कर दिया जाता है, जो परानिस्यंदक क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। यह कार्य ग्लोमेरुलस इसमें होता है, ग्लोमेरुलस द्वारा किया जाता है। और इसमें लगभग कितने % अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट होते हैं उन्हें क्या किडनी है वह साफ करके इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। इसके साथ ही जो स्रावित समस्त रस हैं उनका नियंत्रण भी किडनी द्वारा किया जाता है। यह कैसे दिखाई देते अपने को, सेम के दानों के समान और गहरे भूरे रंग के होते हैं, और अपनी उदर गुहा में पीठ के पीछे पाए जाते हैं, जो पहले आपको बता दिए कि किशेरुक दंड के दाएं बाएं भाग में स्थित होते हैं। वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है जिसे क्या हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका तंत्रिकाएं व रक्तवाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पेल्विस पाई जाती है। तो वह वृक्कीय श्रोणी क्या करती है, मूत्र नलिकाओं को किडनी से जोड़ने का कार्य करती है। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, एक है बाहरी वलकुट जिसे कोर्टेक्स बोला जाता है, और दूसरा है भीतरी मध्यांश जिसे मेडुला बोला जाता है। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन्स के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक नंबर है बोमेन संपुट और दूसरा है सूक्ष्म नलिका। तो बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लेकर आता है, जो वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, और दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क शिरा से जुड़ा होता है। तो बोमेन संपुट क्या होता है, एक कप के आकार की संरचना होती है, जिसमें क्या परानिस्यंदक होते हैं जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। इसमें अपवाही और अभिवाही धमनियां जुड़ी रहती हैं। तो इस तरह से इसमें अपवाही धमनी है जो अपशिष्ट युक्त शुद्ध रक्त को अपवाही धमनी बाहर लेके जाती है, और जो अभिवाही धमनी है वो रक्त को अंदर की तरफ लेकर आती है। इसके बाद में वृक्क नलिका, यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाला नलिका से जुड़ा होता है। इसके प्रथम भाग के समीपस्थ
कुंडलित नलिका कहा जाता है। तो जो इसके पास वाली नलिका होती है उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिननुमा कुंडलित हेनले लूप का निर्माण करती है। इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। तो जो आपने बोमेन संपुट के बारे में और वृक्क नलिका के बारे में पढ़ा, उसे अपने डायग्राम में देखते हैं कि वह किस प्रकार के होते हैं। तो यह नेफ्रॉन का डायग्राम आप देख रहे हैं। इसमें क्या बोमेन संपुट है, जो क्या एक कपनुमा संरचना होती है, जो आप इसमें देख रहे हैं। यह बोमेन संपुट है जिसमें क्या ग्लोमेरुलस या परानिस्यंदक लगा रहता है, जो रक्त को छानने का कार्य करता है। और यह आगे किससे, समीपस्थ नलिका से जुड़ा रहता है। समीपस्थ नलिका आगे एक पतली नलिका की संरचना में बदल जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, हेनले का लूप कहा जाता है। हेनले का लूप दो भुजाओं में बंटा रहता है, जिसे अवरोही भुजा और आरोही भुजा कहा जाता है। यह आगे दूरस्थ नलिका से जुड़ी रहती है। दूरस्थ नलिका जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें क्या आगे संग्रह नलिका में भेज देती है, और संग्रह नलिका इसे यूरिनरी ब्लैडर्स में लाकर इकट्ठा करती है और फिर इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये नेफ्रॉन्स की संरचना थी जिसमें ये प्रमुख भाग हैं। अब अपने जो उत्सर्जन तंत्र का अगला भाग है मूत्राशय, जिसे यूरिनरी ब्लैडर्स बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है, यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका भंडारण इसके द्वारा किया जाता है। यह श्रोणि के ठीक ऊपर तथा जघन हड्डी के पश्च भाग में होता है। यह नाशपति के आकार का होता है। मूत्राशय क्या करता है, मूत्रण में मदद करता है, यानी यूरिन को इकट्ठा करके फिर उसे आगे त्यागने में मदद करता है। लगभग कितना यूरिन एकत्र होता है इसमें, 400 से 600 ml यूरिन का एकत्रण किसमें, यूरिनरी ब्लैडर्स में किया जाता है। फिर इसके बाद में है अगला भाग मूत्रवाहिनियाँ, जो एक जोड़े के रूप में पतली नलिकाएं होती हैं, जो दोनों वृक्कों से, एक बाएं वृक्क से जुड़ी रहती है और एक दाएं वृक्क से। यहाँ से निकलकर दोनों संयुक्त रूप में आगे मूत्राशय से जुड़ी रहती हैं, जो दोनों वृक्क से क्या करती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आती हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ये नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है तथा वयस्कों में 25 से 30 सेमी तक लंबी हो सकती है। फिर आगे है मूत्र मार्ग, यानी यूरिन को जो भाग त्यागता है उसे मूत्र मार्ग बोला जाता है। यह एक नलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर तक भाग तक परिवहन करती है। पुरुषों में यह मार्ग लिंग द्वारा जुड़ा होता है और स्त्रियों में योनि द्वार के पर स्थित होता है। पुरुषों में यह मूत्र के अलावा संकलन वाहिनियों से वीर्य को भी प्राप्त करता है और इसकी लंबाई महिलाओं से अधिक होती है। इसके बाद में जो उत्सर्जन तंत्र का अगला भाग नेफ्रॉन्स, जिसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सारे उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख भाग थे जिन्हें अपने कंप्लीट किया। अब इसके बाद में जो वृक्कों में मूत्र निर्माण की क्रिया है, किस प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका परानिस्यंदन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो मूत्र निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस द्वारा इसका निस्पंदन यानी छानना, फिर पुनः अवशोषण, उसके बाद में स्त्रवण। तो ये कार्य इसमें प्रमुख रूप से होते हैं। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियाँ नेफ्रॉन में
बोमेन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती हैं, यानी एक कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। यहाँ रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण होता है और लगभग कितना निस्पंदन किया जाता है रक्त का? 1000 से 1200 ml। और इसमें कौन से तत्व हैं जो बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं? ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया, ये सारे तत्व बोमेन संपुट में रह जाते हैं और जो अपशिष्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिका में से गुजरता है। वृक्क नलिका की दीवारें घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेती हैं। तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। करीब 99% निस्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है। पुनः अवशोषण या पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते। ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही क्या करते हैं? यूरिन का निर्माण करते हैं, यानी मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में लाया जाता है, जहाँ पर क्या इसको अपशिष्ट को संग्रहित करके रखा जाता है। फिर आगे जो नलिकाएं होती है वो इन्हें यूरिनरी ब्लैडर्स में एकत्रित करती हैं, जहाँ से यह फिर मूत्र नली में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क से एक नलिका जुड़ी रहती है जो कहाँ? आगे मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता रहता है वैसे वैसे क्या मूत्राशय का आकार बड़ा होता रहता है। और जब पर्याप्त मात्रा में यूरिन का संग्रहण हो जाता है तो इसे ऐच्छिक संदेश पहुंचाकर पेशियों का संकुंचन किया जाता है और जो मूत्राशय अवरोधिनी है वो क्या शिथिलन पैदा करती हैं और मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है और फिर वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिरा लेकर जाती है। तो ये यूरिन निर्माण की पूरी प्रक्रिया थी जो कंप्लीट होती है। और कौन कौन से इसमें प्रमुख भाग थे जो यूरिन का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो में आज अपने उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा, उसके कौन कौन से प्रमुख भाग थे उनके बारे में पढ़ा। फिर इसमें रक्त का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है और यूरिन का निर्माण कैसे होता है, उसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ा। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है इसे अपने रिवाइज करना है और जो इसके प्रमुख भाग हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। डायग्राम भी साथ साथ बनाना है। फिर आपने यूरिन निर्माण की क्रिया विधि है इसे नोट करना है और ये आपका उत्सर्जन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ अन्य उत्सर्जी तंत्र हैं जैसे फेफड़ा, त्वचा, यकृत, इनके बारे में शॉर्ट में बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया उसे रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ ही अपने डायग्राम को भी अपनी नोटबुक में बनाकर उसमें प्रमुख भागों को नामांकित करना है और उन्हें याद करना है। थैंक यू।